Good morning, students. Students, now we have to discuss about the topic of the radioactive isotope. In a previous lecture, we have discussed about the isotope. In this lecture, we have to discuss about the radioactive isotope. Students, firstly, you must know about the difference of the simple isotope and the radioactive isotope. हमें पता है कि दो टाइप के आइसोटॉप्स होते हैं. पहले हम सिंपली डिस्कस कर लेते हैं. देखो बच्चे, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि आइसोटॉप्स क्या होते हैं. आइसोटॉप्स मैंने आपको बताए थे, अच्छे से हम फैमिलियर थे कि व्हाट आर द आइसोटॉप्स. आइसोटॉप्स आर दोज एलिमेंट्स विच हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. ठीक है, जिनके क्या होते हैं, डिफरेंट न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं. और प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, दोनों के सेम होते हैं. प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर सिमिलर. मैंने इसकी आपको ट्रिक भी बताई थी कि देखो, आइसो मीन्स डिफरेंट होता है और टॉप्स मीन्स जो एलिमेंट के ऊपर होता है. डिफरेंट टॉप्स मीन्स डिफरेंट मास नंबर. डिफरेंट ए मीन्स डिफरेंट मास नंबर. और मैंने आपको बताया था कि DN याद रख लो. ठीक है, डॉन मतलब सबसे ऊपर. What I mean to say that from a DN means different neutron. DN हमें पता है कि डॉन जो होते हैं वो सबसे हायर लेवल पे होते हैं. सो फ्रॉम आइसोटॉप वी हैव टू रिमेंबर द ट्रिक दैट इज DN, different neutrons. Now we have to discuss about the radioactive isotopes. What are the radioactive isotopes? Students, आपने रेडियो एक्टिव वर्ड तो पहले भी सुना होगा. रेडियो एक्टिव मीन्स जो हार्मफुल रेज या रेडियो एक्टिव मटीरियल्स होते हैं जो ह्यूमन बीइंग के लिए क्या होते हैं, काफ़ी हार्मफुल होते हैं. दीज आर नोन टू बी रेडियो एक्टिव. अब रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स आ गए. ठीक है, अब हमें पता है कि कार्बन 612 तो हमें नॉर्मली ही मिल रहा है. ठीक है, कार्बन के 3 आइसोटॉप्स हमने स्टडी किए थे, कार्बन 613 एंड नेक्स्ट इज दी कार्बन 614. ओके, तो हमें ये 3 आइसोटॉप्स पता है कार्बन के होते हैं, हमारे पास अवेलेबल है. अब जो थर्ड आइसोटॉप है ये वाला, दिस इज़ द रेडियो एक्टिव आइसोटॉप. ओके, तो अब हमने इसे रेडियो एक्टिव आइसोटॉप की कैटेगरी में क्यों कैटेगराइज किया? बिकॉज इट एमिट्स द हार्मफुल रेज. ये क्या करते थे, एक हार्मफुल रेडिएशन एमिट करते थे. हार्मफुल किसके लिए? ह्यूमन बीइंग के लिए हार्मफुल है. विच एमिट्स द हार्मफुल रेडिएशन विच आर harmful for human being. That why these are categorized as a radioactive isotope. Not only the carbon 14, there are many more radioactive isotopes which are known to us, like the iodine, arsenic, but we have to remember about their mass numbers. हमें इनके मास नंबर की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि मास नंबर ही डिफरेंट होता है जिससे ये आइसोटॉप्स हम बना देते हैं. प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम है, मीन्स दे हैव सेम एटॉमिक नंबर. ओके, तो अब और भी हमारे पास आइसोटॉप्स थे. नाउ रीड इट फ्रॉम योर बुक. व्हाट हैव दे रिटन? आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है? आइसोटॉप दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं स्टेबल आइसोटॉप, एक होते हैं अनस्टेबल आइसोटॉप. स्टेबल जो हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किए थे. अनस्टेबल आइसोटॉप्स आर द दोज आइसोटॉप्स जिनका न्यूक्लियस क्या होता है, अनस्टेबल होता है. क्या अनस्टेबल होता है बच्चे? आपको याद रखना है कि न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है क्योंकि उसके पास क्या आ जाते हैं, एक्स्ट्रा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाते हैं. और वो क्या करते हैं, एक वेरियस हाई एनर्जी अमाउंट की रेडिएशंस इमिट करते हैं. ओके, तो वो जो रेडिएशंस होती हैं वो गामा रेज भी हो सकती हैं, अल्फा रेज भी हो सकती हैं, बीटा रेज भी हो सकते हैं. दीज आर द वेरियस रेडिएशंस विच आर इमिटेड बाय द अनस्टेबल रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स. अब नेक्स्ट कॉमन आइसोटॉप जो हम स्टडी करते हैं वो है कार्बन 14, आर्सेनिक 74, सोडियम 25, आयोडीन 131 एंड कोबाल्ट 60. तो आपको बच्चे इसका याद रखना है. और यूरेनियम 235. अब हम इन्हें रेडियो एक्टिव आइसोटॉप क्यों बोलते हैं? हम रेडियो एक्टिव आइसोटॉप इसलिए बोलते हैं क्योंकि हाई एनर्जी अमाउंट की रेडिएशंस एमिट करते हैं वो रेडिएशंस जो होती हैं हार्मफुल होती हैं ह्यूमन बीइंग्स के लिए, जो मैंने अभी आपको बताया. अब जो आइसोटॉप्स होते हैं, दीज आर वेरी, हमें इन्हें बहुत, जो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स होते हैं इनकी हैंडलिंग बहुत सूटेबल मैनर से करनी होती है, बहुत प्रिकॉशंस लेने होते हैं क्योंकि ये हमारी बॉडी को डैमेज करते हैं. स्टूडेंट्स, तो इनकी जो
एग्जांपल्स हैं उन्हें ये रिमेंबर करने में स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि एमसीक्यूज टाइप जब क्वेश्चन आते हैं तो उन्हें टिक करना होता है कि इनमें से बताओ कि कोई रेडियो एक्टिव आइसोटॉप नहीं है। तो पहले आपको इनके एग्जांपल्स अच्छे से याद हो बच्चे। इसकी एक ट्रिक है, कैसे याद करेंगे। साक या कास, हम कार लिखते हैं ना, लेकिन यहाँ पे कास है, ठीक है। कास कोई नेम है पर्सन का जो कहाँ पे है, ICU में, ठीक है। वैसे तो कोई हो ना, लेकिन हमें सिर्फ ट्रिक से याद रखना है कि कास कोई नेम का पर्सन है जो कहाँ पे है, ICU में है। तो फर्स्ट कार्बन है, सेकंड आर्सेनिक है, थर्ड कौन है, थर्ड है सल्फर, सॉरी थर्ड है सोडियम। ICU, यू से आपको पता ही है कि यूरेनियम होता है। अब एक सी आ गया तो दूसरा सी किसका है, कोबाल्ट का है। आई से हमें पता ही है कि आयोडीन है। बस आपको एस से याद रखना है कि सल्फर नहीं है, यहाँ पे क्या है, सोडियम है। या आप यहाँ पे अगर सोडियम का सिंबल डाल लें Na, तो वो बनता नहीं था, कसाना तो कुछ ऐसा बनता नहीं था, तो इसलिए मैंने एस सी डाल दिया। अब इनकी नंबरिंग कैसे याद करनी है, नंबरिंग ना आप सीरियल वाइज याद रखो। 17, 74, 24, 131। यूरेनियम 235 है, ये पहले ही लिख लिया करो, ठीक है। ये सबसे बड़ा है। कोबाल्ट का क्या है, 60 है, ठीक है। कोबाल्ट क्या है, 60। बच्चे इसको हम कैसे याद रखने, ये देखो 24 फिर 14 24, फर्स्ट और थर्ड ऐसे लिख लिया। पहले अपने हैंड को ही वैसे चलाओ कि पहले फर्स्ट लिखा फिर थर्ड लिखा, 10 का डिफरेंस है। फिर बीच वाला क्या है, 74, ऐसे याद कर लिया। तो इधर वाला 60 है, ये 60 और ये 74 है, देखो दोनों पास पास आ गए। और इसके बीच में क्या है, 131 है, नियर अबाउट इसका डबल, 120 से थोड़ा सा आगे, और ये 235 है, ठीक है। तो आप उसको उस अकॉर्डिंग ही लिखें तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगी इसकी एग्जांपल्स। अब हम इनकी एप्लीकेशंस करते हैं कि इनकी एप्लीकेशन। तो स्टूडेंट्स, हमें पता था कि जो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स हैं वो ह्यूमन बींग के लिए तो हार्मफुल थे, लेकिन अब क्या किया, ह्यूमन बींग ने उन आइसोटॉप्स को इस टाइप से मॉडिफाई कर लिया कि वो हमारी डे टू डे लाइफ में हमें हेल्पफुल करें। तो हेल्प कैसे करते हैं बच्चे, हमें पता है कि जो यूरेनियम 235 है, जो न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं उनमें यूज़ करते हैं। तो उसमें क्या प्रोड्यूस होती है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। न्यूक्लियर पावर प्लांट आर यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। तो यूरेनियम 235 को यूज़ करते हैं एज ए फ्यूल इन द न्यूक्लियर पावर प्लांट फॉर जनरेटिंग द इलेक्ट्रिसिटी। तो उसमें होता क्या है कि जो यूरेनियम 235 है उसको बम्बार्ड करवाते हैं एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन के साथ। बच्चे याद रखना है कि यूरेनियम के साथ ना 235 इस टाइप से इसकी एक प्रॉपर इक्वेशन होती है, उसको बम्बार्ड करवाते हैं न्यूट्रॉन के साथ, ठीक है। न्यूट्रॉन के साथ बम्बार्ड करवाते हैं और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी मास नहीं होता, इसलिए मैंने 0 लिख दिया। और वो एक क्या करते हैं, हाई एनर्जी अमाउंट का एमिशन करते हैं, एनर्जी की एमिशन करते हैं, विच आर यूजफुल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें क्या होता है, जो यूरेनियम होता है वो स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाता है। यूरेनियम जो स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक होता है तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वो हीट एनर्जी क्या करती है, बॉयल करती है वाटर को इन बिगर बॉयलर्स में, तो उससे स्टीम प्रोड्यूस होती है। जो स्टीम प्रोड्यूस होती है वो क्या करती है, कि हाई प्रेशर अप्लाई करती है। वो हाई प्रेशर टरबाइन को स्टार्ट करती है। टरबाइन जब स्टार्ट हो जाती है तब जनरेटर्स के साथ टरबाइन को क्या करते हैं, जनरेटर के साथ टरबाइन को अटैच कर देते हैं। व्हेन वी अटैच द टरबाइन विद द जनरेटर, तो जब टरबाइन के ऊपर एक हाई प्रेशर अमाउंट ऑफ एनर्जी जब उस पर लगेगा, ठीक है, तो टरबाइन क्या रोटेट करना स्टार्ट कर देगी। व्हेन टरबाइन रोटेट तो उसके साथ क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। एंड द प्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ यूरेनियम 235, इन विच अब इसमें एक नई टर्म इंट्रोड्यूस हुई है, न्यूक्लियर फिजन। स्टूडेंट्स, 2 टर्म होती हैं हमारे पास, प्लीज़ इसमें कंफ्यूज मत होना। एक होती है न्यूक्लियर फिजन, एक होती है न्यूक्लियर फ्यूज़न, ठीक है। तो न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूज़न में क्या डिफरेंस होता है। फिजन मींस जब बड़े किसी मॉलिक्यूल को हम छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं,
तो वहाँ पे यूज़ होता है न्यूक्लियर फिज़न। न्यूक्लियर फ्यूज़न क्या होता है, जब हम छोटे छोटे पार्ट्स के मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन अप करके एक बड़ा मॉलिक्यूल बना देते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन टू बी अ न्यूक्लियर फ्यूज़न। ओके, तो अब इसमें मैंने आपको क्या बोला था कि यूरेनियम 235 को बम्बार्ड करवाते हैं न्यूट्रॉन के साथ, और फिर वो यूरेनियम के छोटे छोटे क्या हो जाते हैं, पार्ट्स बन जाते हैं। तो यूरेनियम के जो छोटे छोटे पार्ट्स बनते हैं, तो उसके बीच में कौन सी प्रोसेस यूज़ होगी, द प्रोसेस यूज इज़ द न्यूक्लियर फिज़न। तो न्यूक्लियर फिज़न की प्रोसेस यूज़ हुई है, और हमारे पास क्या है, रेडियो एक्टिव मटीरियल टू ऑब्टेन द एनर्जी, हमारे पास न्यूक्लियर फिज़न की प्रोसेस यूज़ हुई। अब यहाँ पे कौन से आइसोटॉप्स यूज़ होते हैं, यूरेनियम 235 एंड द पोलोनियम 239। इन्हें न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। दीज आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग द न्यूक्लियर बॉम्ब। अब सेकेंड एप्लीकेशंस का मतलब होता है कि जहाँ हमें हेल्पफुल है, जो थिंग, जो भी एलिमेंट, जो भी एटम, कुछ भी जो हमें हेल्पफुल है, दैट इज़ नोन टू बी एप्लीकेशन। हमें हार्मफुल होगा वो एप्लीकेशन नहीं होंगे, वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस, वो उनके क्या आ जाएंगे, कॉन्सिक्वेंसेस आ जाएंगे। अब जो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स है वो ट्रेसर का भी काम करता है। ट्रेसर किसके लिए, ट्यूमर को या ब्लड की क्लोटिंग होती है तो उसके लिए का हेल्पफुल होता है। अब आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, इस पिक्चर में क्या करते हैं, इसमें क्या कर रहे हैं वो ना, गामा रे, पर्सन को अगर उसके बैक में प्रॉब्लम थी, गामा रे क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर कंसाइड करवा रहे हैं। अब ये गामा रे क्यों कंसाइड करवा रहे हैं, क्योंकि ये कैंसर सेल के ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ करते हैं। इसी टाइप से अगर हमें ट्रेसिंग करनी है कि पर्सन में कहीं ब्लड क्लोटिंग तो नहीं है, कहीं उसको कोई कैंसर का, उसको अगर सिम्टम्स हैं तो उसको कैंसर है, ट्यूमर है, कहाँ है, डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो क्या करते हैं, एक एग्जैक्ट पोजीशन लगाते हैं, वहाँ पे रेडियो एक्टिव ट्रेसिंग करते हैं। ट्रेसर का मतलब क्या होता है, वहाँ पे रेडियो एक्टिव रेज को स्ट्राइक करवाते हैं। तो साथ में एक उसका गीगा काउंटर यूज़ करते हैं। गीगा काउंटर मीन्स उससे हमें पता लग जाता है कि अगर इतना सरफेस के ऊपर मैं अगर अपने ऊपर से कोई भी रेडियो एक्टिव मटेरियल प्लेस किया हुआ है और इतने सरफेस के ऊपर उसकी कितनी रेज स्ट्राइक हो रही है, तो मेरे को काउंट करनी है। तो काउंट करने के लिए वो यूज़ द गीगा काउंटर, कि मैं वहाँ से उसे काउंट कर सकती हूँ, या हम ट्रेस कर सकते हैं कि यहाँ पे कितनी रेज अकोमुलेट हुई हैं। तो गीगा काउंटर का यूज़ करके मैंने एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ ब्लड क्लॉट को डिटरमाइन कर लिया। अब मेरा हैंड है, यहाँ पे कहीं पे भी ब्लड क्लॉट नहीं है, तो रेज क्या है, हैंड में से इमिट होकर चली जाएंगी। नीचे कोई डिटेक्टर प्लेस है, यहाँ पे मान लो अगर ये मेरा हैंड है, ठीक है, यहाँ से मैं रेस स्ट्राइक करवा रही हूँ, यहाँ पे कुछ डिटेक्टर पड़ा है बुक के ऊपर, जब मैं रेस करवाऊँगी तो वो एज इट इज़ इमिट हो जाएंगी, यहाँ पे ब्लॉक नहीं होंगी। अगर कहीं पर भी ब्लॉकेज होती है तो वो रेज वहाँ पर ब्लॉक हो जाती है। जैसे एक्सरे में बोन्स क्यों आती हैं, क्योंकि वो वहाँ पे वो एक्स रेज क्या होती हैं, ब्लॉक हो जाती है। एज सच सिमिलर प्रोसेस होती है कि हमें ब्लड क्लॉटिंग का भी पता लग जाता है। तो इसके लिए कौन सा यूज़ करते हैं ब्लड क्लोटर के लिए, बच्चे आपको याद रखना है कि ब्लड क्लोटर में आर्सेनिक 74 और सोडियम का यूज़ करते हैं। इसीलिए पहले आपको ये ट्रिक करवाई थी कि सिर्फ ये 6 ही हैं, ठीक है। अब यूरेनियम का यूज़ हमें पता लग गया, कहाँ पे यूज़ होता है बच्चे, ये न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ होता है। NR मीन्स न्यूक्लियर रिएक्टर हो गया। अब हमें किसका किसका पता लग गया है, सोडियम और आर्सेनिक, ये दोनों साथ ही पड़े थे, दोनों हो गए, ठीक है। ये किस में यूज़ हो गए, ब्लड क्लॉट के लिए हमें हेल्पफुल होते हैं। किसके लिए होते हैं, हमें ब्लड क्लॉटिंग के फाइंड करने के लिए। अब नेक्स्ट केम, अब ये एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि नेम द रेडियो एक्टिव आइसोटोप विच इज़ हेल्पफुल फॉर द डिटेक्शन ऑफ द ब्लड क्लॉटिंग। तो आंसर आपको पता होना चाहिए, आर्सेनिक भी और सोडियम भी है। और ये नंबर मैंने आपको पहले ही याद करने की ट्रिक बता दी कैसे कर सकते हैं, उससे बेटर वे मेरे को नहीं लगता कि कोई होगा कि आप उसे याद कर सकें। नाउ नेक्स्ट केम द ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर। तो कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ करते हैं। जैसे इस पर्सन को कैंसर था तो ऊपर से गामा रे स्ट्राइक करवा रहे थे। जब ये गामा रे स्ट्राइक करवा रहे थे तो गामा रेज कहाँ से पहले इमिट होती हैं, बच्चे कोबाल्ट 60 यूज़ करते हैं गामा रेज के एमिशन के लिए। फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर वो यूज़ द कोबाल्ट 60। तो गामा रेज की जब भी गामा रेज की जहाँ भी एडमिशन गामा रेज जहाँ भी स्ट्राइक करेंगी तो वो क्या करेंगी, कैंसर सेल्स को किल कर देंगी। तो इसके लिए रेडियोथेरेपी भी यूज़ करते हैं। ओके, होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट केम
अब और कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं बच्चे, जो गॉइटर का ट्रीटमेंट होता है, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द गॉइटर, इट इज़ मेनली यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द गॉइटर। जो डॉक्टर्स हैं वो क्या करते हैं कि आयोडीन 131 को यूज़ करते हैं। उसके साथ हमारा मोस्टली लोगों को आयोडीन की डेफिशिएंसी के ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन दे सफ़र फ्रॉम द डिजीज़ नोन टू बी ए गॉइटर। वो स्वेलन अप हो जाती है, तो वो क्या करते हैं इस ट्रीटमेंट के लिए आयोडीन 131 को यूज़ करते हैं और गॉइटर को रिमूव कर देते हैं हमारी बॉडी से। नेक्स्ट केम, तो पाइपिंग को भी, पाइपिंग की लीकेज को डिटेक्ट करने के लिए भी करते हैं। कैसे करते हैं, पाइप में ना रेडियो एक्टिव आइसोटोप को इंसर्ट कर देते हैं। तो अगर हमें पता नहीं है कि लीकेज कहाँ पे है, मान लो यहाँ पे लीकेज है कहीं पे, ठीक है, इस पॉइंट पे, तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप यहाँ पे जब आएगा उसकी जो रेज हैं इस पाइप से नहीं इमिट होंगी। जब वो यहाँ पे आ गया तो वो अपनी रेज इमिट हमेशा ही करता रहता है, ठीक है। अगर मैं उसको यहाँ बुक पे रख दूँगी ना तो भी वो करेगा, उसको कोई कंडीशंस, हमें प्रेशर वगैरह कुछ भी लगाने की नीड नहीं है। दे ऑलवेज एमिट्स अ रेडिएशन इन नॉर्मल कंडीशंस। तो वो क्या करेगा, अगर यहाँ पे ट्रैवल करके यहाँ पर आ गया, वो क्या करेगा, अब इस पॉइंट से रेडियो एक्टिव जो रेज हैं वो इमिट होंगी इस सरफेस से। अब ये पर्सन है, इसके हैंड में क्या है, गीगा काउंटर है। गीगा काउंटर से हमें पता लग जाता है, डिटेक्टर है, एक नाम है डिटेक्टर का, गीगा काउंटर। अब वो पर्सन है वो इसे मूव कर रहा है। जब वो मूव कर रहा है, अब यहाँ से रेज इमिट होनी स्टार्ट होगी, तो जब यहाँ पे वो डिटेक्टर लेकर आएगा तो उसे पता लग जाएगा कि इसमें क्या है, इसके साथ इसको कनेक्ट किया गया, तो इसे पता लग जाएगा कि यहाँ पे क्या है, लीकेज है। तो वो यहीं पे ही डिग करके लीकेज को बंद कर सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज उन्हें पूरी पाइप को निकाल कर पूरा चेक करना पड़ेगा। दैट्स टू लेंथी एंड द कॉस्टली प्रोसेस। होप सो आपको इतनी एप्लीकेशन अच्छे से पता लग गई होंगी। इफ़ यू हैव एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट यू कैन आस्क मी, ओके। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द आइसोबार। तो अब हमें आइसोबार की स्टडी करना है। तो आइसोबार है क्या, तो पहले हम सिंपली अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट डज एन आइसोबार मीन्स। तो बच्चे आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसो मीन्स डिफरेंट, आइसो का मतलब ही डिफरेंट होता है, ठीक है। तो आप इसे याद रख लें कि डिफरेंट होता है आइसो का मतलब, आइसो मीन्स डिफरेंट, एंड बार मीन्स जो उसके बार पे है, यहाँ पे है बच्चे, दैट इज़ नोन टू बी आइसोबार। दोज हैव, आइसो मीन्स डिफरेंट, बार मीन्स जो यहाँ पे होता है, ठीक है। दोज हैव डिफरेंट बार्स, बार मीन्स ए टू जेड, जेड हमारा क्या होता है, एटॉमिक नंबर, विच हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ओके। तो अब जिनका मास नंबर क्या हो, सेम हो, विच हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, आइसोटॉप। बच्चे ये डिफरेंट हो और मास नंबर क्या हो, सेम हो, विच हैव सेम मास नंबर, दैट आर नोन टू बी आइसोबार। होप सो आपको इतना पता लग गया होगा। तो अब हमें इसकी एक एग्जांपल देखनी है। एग्जांपल के साथ आप बहुत अच्छे से फैमिलियर हैं आर्गन और कैल्शियम की। 1 to 20 तक होपफुली सबको याद होते हैं। तो आर्गन में कितना होता है, 1840, और कैल्शियम में होता है 2040। तो अब देखो बच्चे, ये दोनों क्या है, सिमिलर है, दे हैव बोथ सेम, सेम क्या है इनका, मास नंबर, सेम क्या है, मास नंबर, सेम है, सेम मास नंबर, बट डिफरेंट, डिफरेंट क्या है, डिफरेंट क्या है, एटॉमिक नंबर। तो डिफरेंट एटॉमिक नंबर हो गया। तो यही हमारी डेफिनेशन है। तो अब हमें इससे कंक्लूजन एक और बनाना है, जैसे हमने आइसोटॉप का डीएन बनाया था, डॉन, ठीक है। तो इसका भी एक बनाएंगे। तो देखते हैं बच्चे इसका क्या होगा। पहले आर्गन को लिख लेते हैं, आर्गन 40 80 18। तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए, 18, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए, 40 माइनस 18 कितने हैं, 2, इसमें से सॉरी 22। अब कैल्शियम है हमारे पास, कैल्शियम है 2040, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 20, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 20, और न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 20, ओके। तो अब ये देखो इन दोनों में डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ गए,
अब इसमें भी डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ गए। अब आप कहेंगे कि आइसोटॉप और आइसोबार में फिर डिफरेंस क्या होगा, लेकिन इनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी डिफरेंट है बच्चे। तो आपको सिर्फ इतना नहीं देखना डेफिनेशन में, अब आपने आइसोबार को स्टडी कर लिया तो अब आपने इतना नहीं देखना, अगर लिखा हुआ है स्टेटमेंट में दीज हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो आप आंसर टिक कर दें आइसोटॉप। नो, यू हैव टू स्टडी होल द इक्वेशन, होल द स्टेटमेंट। अगर उसमें डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एज वेल एज दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या होता है डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होते हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, सब कुछ डिफरेंट है बच्चे, इसमें कुछ भी सेम नहीं है। तो हम उसे क्या बोलते हैं, आइसोबार कहते हैं, जिसमें सब कुछ डिफरेंट है। ठीक है, तो वो क्या हो गए आइसोबार। दोज हैव एवरी न्यूक्लियाई एज वेल एज द इलेक्ट्रॉन इज डिफरेंट। न्यूक्लियाई मीन्स जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है बच्चे, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, उन्हें हम न्यूक्लियाई बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, आइसोबार्स कहते हैं। होपफुली आपको अच्छे से पता लग गया होगा कि मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ। ओके, तो अब अगर आपको एक और डेफिनेशन इसकी करनी है तो आप कैसे कर सकते हैं कि इनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या कर दो, ऐड कर दो। जब इन दोनों को ऐड करोगे तो इनके जो भी मासेस आएंगे दोनों के इक्वल होंगे। ठीक है, तो वही बात है जो मैंने आपको बताई दी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड कर दो तो जो हमारे पास आएगा वो क्या होगा, टोटल मास नंबर के इक्वल आ जाता है। दैट यू नो वेरी वेल। ओके, तो अब हम देयर इज वन मोर एग्जाम्पल ऑफ द आइसोबार। वो क्या है, सोडियम। सोडियम सिंपल नहीं स्टूडेंट, क्योंकि 11 हम ऊपर क्या लिखते हैं 23 होता है, बट हेयर वी हैव टू राइट 24 एंड मैग्नीशियम 12 24। ठीक है, तो ये हमने खुद चेंज किया है इसको सेम करने के लिए, तो इसको नेम दे दिया रेडियो एक्टिव sodium. This is named as a radioactive sodium and the magnesium both are isotope. Both are क्या हैं, isotopes हैं. These both are isotopes क्योंकि these both are isobars बच्चे, because they have same mass number and the different atomic number. ठीक है, आइसोटॉप्स नहीं है, ये आइसोबार्स हैं, सॉरी मैंने गलत कह दिया। दीज आर दी आइसोबार्स। स्टूडेंट, ईच एंड एवरी लाइन विच आई टॉट यू इज़ प्रेजेंट इन योर बुक। ओके, जितनी भी मैंने आपको ईजी वे में लाइंस बताई हैं वो सब कुछ आपकी बुक में एज इट इज़ गिवन है। तो हम इसके अब एग्जांपल देख लेते हैं आपकी बुक में जो गिवन है। विच टू ऑफ द फॉलोइंग एटॉमिक स्पीसीज, यहाँ पे हमें काफ़ी सारी सेम एटॉमिक स्पीसीज Z एक कॉमन दिया हुआ है। मैं थोड़ा जूम इन कर देती हूँ दैट यू कैन बी इजली विजिबल। ठीक है, तो हमारे पास एटॉमिक स्पीसीज दिए गए हैं, तो वो क्या है, आइसोटॉप्स हैं। These are isotopes of each other। और हमें क्या फाइंड करने हैं, विच ऑफ टू आर आइसोबार्स। ये वो कहते हैं ये सारे क्या हैं, एक दूसरे का आइसोटॉप्स है। आइसोटॉप्स मीन्स विच हैज़ डिफरेंट टॉप्स एंड सेम बार, मतलब अब हमें आइसोटॉप्स गिवन है। ठीक है, ये इसका आइसोटॉप है। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है कि आइसोबार कौन से हैं। उन्होंने ये पूछा है कि ये 4 स्पीसीज हैं, इनमें से बताओ कि 2 आइसोटॉप्स हैं और 2 आइसोबार्स हैं। कौन से आइसोटॉप्स हैं, कौन से आइसोबार्स हैं। तो बच्चे मैंने आपको पहले बहुत बार बता चुकी हूँ कि जो आइसोटॉप्स होते हैं वो कौन से होते हैं, जिनके क्या होते हैं, डिफरेंट टॉप्स होते हैं। डिफरेंट टॉप्स होते हैं और सेम क्या होता है, जो फुट वाला सेम होता है, यही बताया था मैंने। तो वेट, सो द क्वेश्चन इज़ दिस। तो हमारे पास ये 4 स्पीसीज दिए गए हैं, इनमें से पूछा है कि कौन सी आइसोटॉप है और कौन सी आइसोबार है। ठीक है, तो मैंने आपको बहुत बार बताया कि आइसोटॉप्स क्या होते हैं, जिनके क्या होते हैं, डिफरेंट टॉप्स होते हैं। आइसोबार्स मैंने आज बता दिया कि जिनके क्या होती हैं, डिफरेंट बार्स होती हैं। बार मतलब ये डिफरेंट हो। ठीक है, तो अगर आपको आइसोटॉप देखना है तो वो देखो कि ऊपर वाला तो डिफरेंट है। ठीक है, इससे हमें पता लग गया कि जो हेड के ऊपर है वो डिफरेंट है, मतलब फुट वाला सेम होना चाहिए। एक डिफरेंट होगा तो दूसरा सेम होगा। अगर इसमें टॉप वाला डिफरेंट है तो फुट वाला सेम होगा। अब देखो, इसमें टॉप वाला डिफरेंट है,
टॉप डिफरेंट है बच्चे, टॉप डिफरेंट है, फुट सेम है। फुट क्या है, फुट वाला क्या है, सेम है। तो बस वो देखो जिसमें फुट वाला सेम है। अब यहाँ पे देखो फुट वाला कौन सा सेम है, इसका और इसका दोनों का फुट सेम है। तो हमें पता लग गया कि ये दोनों क्या है, आइसोटॉप्स है। तो आप यहाँ लिख दो कि Z23190 एंड Z233 एंड 90, ये दोनों क्या है, आइसोटॉप्स है। दीज बोथ आर आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स मैंने आपको बता दिया कि जिनका फुट क्या हो, सेम हो। तो इन दोनों का फुट क्या है, सेम है, और हेड क्या है, दोनों का डिफरेंट है, क्योंकि डिफरेंट क्या होनी चाहिए, टॉप्स होनी चाहिए। पता लग गया। तो अब नेक्स्ट दो जो रह गए, ये दोनों रह गए, तो ये दोनों क्या है, आइसोबार है। मैंने ऐसे ही नहीं कह दिया कि ये दोनों रह गए तो ये दोनों आइसोबार है। आइसोबार क्या थे, जिनके डिफरेंट क्या हो, बार्स हो। डिफरेंट बार मीन्स जिनका ये दोनों फुट वाला क्या हो, डिफरेंट। तो हेड वाला वो सेम होगा। अगर हेड सिमिलर है तो ये दोनों क्या हो गई, सिमिलर है। ठीक है, तो ये दोनों सिमिलर है। तो दीज बोथ टू आर आइसोबार्स। होप सो क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है। पहले तो एक एक पेयर पता हो कि आइसोटॉप्स का पेयर और आइसोबार का पेयर कोई भी ले सकते हैं। इट डजंट नेसेसरी कि आपने यही लेना है जो आपकी बुक में दिया गया। ठीक है, अगर ये लेना है तो ये भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको एटलीस्ट वन पेयर पता हो। ठीक है, अगर मान लो आप कार्बन वाला पेयर ले रहे हो तो तीनों वाले लिखने हैं, तीनों लिखने हैं। तीनों मीन्स हमें कार्बन के 6 आइसोटॉप्स हमें मालूम है कि 6, 12, 13 एंड 14। ठीक है, यहाँ पे 666 होता है। तो तीनों की क्या करनी है, अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें पता ही है कि किसको देख के लिखते हैं, जो यहाँ पे फुट पे होता है। तो 6 को हम लिख सकते हैं 2, 4। ओके, हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। नाउ केम द आइसोबार। अब हमें एक आइसोबार पता हो तो वो अभी हमने पढ़ा ही है, वो क्या होते हैं, आर्गन और कैल्शियम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चे अब इसकी दोनों की डिफरेंट होगी। देखो यहाँ पे तो सबके फुट में 666 था ना, तो सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आनी थी, सेम आनी थी। अब आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। 18 की आपको पता है कैसे लिखोगे, 288। टोटल ऐड कर लो, कितने हो गए, 18 हो गए। और 20 की कैसे लिखेंगे, 20 की लिखते हैं 2882। बस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बस इसमें इन्होंने सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो फॉर्मेलिटी के लिए पूछी है। मेन तो एक्चुअली में इनका ये क्वेश्चन था कि आपको पेयर देने हैं आइसोटॉप्स के और आइसोबार्स के। होप सो कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस एंड सॉल्व द एक्सरसाइज एज वेल विच इज़ गिवन इन योर बुक, इफ़ यू हैव एनी डाउट और एनी क्वायरी रिगार्डिंग दिस वीडियो, यू कैन आस्क मी।